एक राजा था। उसकी एक रानी और दो बेटे थे। उनके राज में एक बार अकाल पड़ा। राजा ने वर्षा होने के लिए कई पूजा पाठ यज्ञ करवाए, दान धर्म किया, होम जप आदि अनेक धर्मानुष्ठान करने के कारण राजकोष लगभग शेष होने लगा। फिर भी राज्य में एक बूंद पानी नहीं गिरा। राजा चिंतित हो गए। उसी बीच रानी का देहांत हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने मंत्री के साथ परामर्श कर फैसला किया कि राजकोष से पैसा खर्च करके यज्ञ अनुष्ठान करने पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब प्रजा से अर्थ संग्रह करके उन पैसों से यज्ञ, धर्मानुष्ठान आदि कार्य संपन्न किया जाए। उसके बाद मंत्री ने खबर भिजवाकर राज्य के विभिन्न इलाकों से अर्थ इकट्ठा करना शुरू किया। अर्थ संग्रह करने के बाद ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यज्ञ का आयोजन करने के लिए जब निर्देश दिया गया, तब ब्राह्मणों ने कहा कि रानी के बिना राजा किसी भी तरह का धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मणों का मत सुनने के बाद राजा चिंता में पड़ गए। वे मंत्री के साथ सलाह मशविरा करके दूसरा विवाह करने के लिए राजी हुए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बरसात के बिना प्रजा परेशान हो जाएगी। राजा का आदेश पाते ही मंत्री ने एक दूसरे राज्य में जाकर वहां के राजा से उनकी बेटी का हाथ राजा के लिए मांगा। राजा बोले, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा, तुम मेरी लड़की से जाकर पूछो, वह जैसा कहेगी उसी के अनुसार काम होगा। उसके बाद मंत्री ने राजकुमारी को बुलाकर सारी बातें बताई और विवाह के लिए सहमति देने के लिए कहा। मंत्री ने सब कुछ राजकुमारी को सच सच बताया जरूर, पर उनके दो बेटे हैं, यह बात छुपा गए। राजा की यह पहली शादी है, ऐसा सोचकर उस देश की राजकुमारी को बुलावा दे दिया। मासूम राजकुमारी ने रहस्य की बात ना जानकर विवाह के लिए पूर्ण सहमति दे दी। राजा ने उसके लिए विवाह का आयोजन कर हाथी घोड़ा लाव लश्कर के साथ बारात लेकर यात्रा करने का बंदोबस्त किया। पिता का विवाह देखने पर पुत्रों को दोष लगता है, ऐसा कहकर दोनों राजकुमारों के राजमहल से दूर एक महल में 7 दिन के लिए रहने का बंदोबस्त कर दिया। एक हफ्ते के लिए दोनों राजकुमारों की सुरक्षा की सारी तैयारी करके कुछ दास दासियों को भी उनकी सेवा में नियुक्त करवा दिया गया। उसके बाद राजा की बारात दुल्हन के राज्य पहुंची और वहां राजा विवाह करके नई रानी को साथ लेकर अपने महल वापस लौट आए। सुहाग रात के दूसरे दिन सुबह रानी उठकर दासी सखी और परिवार की कुछ स्त्रियों के साथ राज उद्यान के तालाब में स्नान करने गई। उस समय कुछ दूरी पर स्थित जिस महल में दोनों राजकुमार रह रहे थे, उन्होंने आपस में विचार किया कि हमें तो यहाँ रहते 1 हफ्ता बीत चुका है, चलो अब अपने महल चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों राजमहल पहुंचे। राजा ने उन्हें अलग महल में रखवाकर 1 हफ्ते के लिए गुरु के द्वारा धनुर्विद्या की व्यवस्था भी करवाई थी। इसलिए राजमहल लौटते ही दोनों राजकुमार धनुष तीर लेकर अभ्यास करने के लिए राज उद्यान पहुंचे। उसी समय छोटे राजकुमार ने तालाब के किनारे के एक पेड़ पर एक कौवे को बैठा देखा। तुरंत उसने बड़े भाई को तीर मारने के लिए कहा। तीर कौवे को लगा तो वह नीचे गिर गया। साथ ही तीर पेड़ के दूसरी तरफ जाकर नई रानी के पैर के पास जमीन पर धंस गया। रानी चौंक गई। विवाह की 1 रात ही बीती है और उनका ऐसा कौन सा शत्रु है जो उन्हें तीर बेध सकता है। रानी ने सहचरियों से पूछा कि यह तीर किसका है। सखियों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई
तो देखा कि बगीचे की एक जगह पर दोनों राजकुमार धनुष तीर का अभ्यास कर रहे हैं। नई रानी से राजा ने अपने दो बेटे होने की बात छुपाई थी। यह बात सखी सहचरियों को पता नहीं थी, इसलिए उन सब ने रानी से सच सच बात बताते हुए कहा कि यह जो दो किशोर तीर चला रहे हैं वह हमारे राजा की पहली पत्नी के बेटे हैं। नई रानी उनकी बात सुनकर एकदम अवाक रह गई। राजा ने पहले भी विवाह किया था और उनके दो बेटे भी हैं। यह बात रानी अचानक विश्वास नहीं कर पाई और अंदर से टूट गई। विवाह का सारा सुख आनंद भूलकर मुरझाए मन से रानी तालाब में स्नान करके अपने अंतःपुर में वापस आई। मन ही मन रानी सोचने लगी कि जब राजा के पहले ही दो लड़के हैं तो फिर उसका अपना लड़का होने पर उसे इस राज्य का राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों को किसी भी उपाय से मार देना होगा। ऐसा सोचकर रानी चूहों से भरे बिल्ली के विष्ठा से सने एक परित्यक्त कमरे में बिछी टूटी खाट पर पेट के बल मुंह छुपाकर सो गई। दिन क्या दोपहर होने को आई। रानी ने न खाया न पिया। सारे रसोइयों ने राजा के पास पहुंचकर यहाँ खबर देते हुए कहा, महाराज, नई रानी को जाने क्या परेशानी ने आ घेरा है कि उन्होंने आज सुबह से ही कुछ खाया पिया नहीं, बस मुंह के बल सोई पड़ी है। राजा यहाँ बात सुनकर अवाक रह गए और तुरंत राजकाज छोड़कर अंतःपुर में पहुंचकर देखा कि रसोइयों की बात सच है। राजा के काफी पुकारने पर रानी ने सिर उठाया। राजा ने रानी की सारी मनोकामना पूरी करने की बार बार कसम खाई। जिसके बाद रानी बोली, पहले तो आपने मुझसे झूठ बोलकर विवाह किया। आपके पहले से दो लड़के हैं, उनके रहते तो राज्य की प्रजा मेरे लड़के को राजा बनने नहीं देगी। इसलिए अगर किसी भी तरह से दोनों राजकुमारों को मरवा दिया जाए तभी मैं उठकर भोजन करूंगी, नहीं तो भोजन नहीं करूंगी। अब राजा क्या करे, उनके सिर पर तो मानो बिजली गिरी, पर और कोई उपाय भी नहीं है। आखिर में रानी की बात पर सहमत होकर उन्हें खाना खिलाया। अभी तो यज्ञानुष्ठान हुआ नहीं है, ऊपर से भूख से अगर रानी की जान चली जाएगी तो देश में पाप की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने एकांत में मंत्री को बुलाकर सारी बातें बताई और रानी के सामने ही दोनों राजपुत्रों की हत्या करने का आदेश दिया। उसके बाद मंत्री दोनों राजकुमारों को मारने के लिए अपने साथ लेकर निकले। कुछ सैनिकों को साथ लेकर दोनों राजकुमारों को मंत्री अपराधियों की तरह जब ले जा रहे थे, उस समय रास्ते में एक धार्मिक व्यक्ति मिले। उन्होंने मंत्री को रोककर पूछा कि राजकुमारों को कहाँ लिए जा रहे हो। मंत्री ने तुरंत राजकुमारों की हत्या करने के लिए ले जा रहा हूं कहकर सारी बातें उन्हें बताई। उस धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में दया उपजी। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि राजकुमारों का वध वहां ना करे और उन्हें सौंप दे। मंत्री उस व्यक्ति के हाथों राजकुमारों को सौंपकर जंगल की चिड़िया को मारकर उसका खून एक पात्र में रखकर रानी के पास ले गए। राजकुमारों की मौत की खबर पाकर रानी खुश हुई। उस व्यक्ति ने राजकुमारों के लिए 2 घोड़ों का बंदोबस्त करके उन्हें कहीं चले जाने के लिए कहा। उनकी बात मानकर दोनों राजकुमार घोड़ों पर चढ़कर किसी दूसरे राज्य की तरफ निकल गए। चलते चलते काफी दूर जाने के बाद बीहड़ जंगल आया। उस समय शाम हो चली थी और दिन भर चलते चलते राजकुमार काफी थक चुके थे। बीच जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ देखकर
वहीं विश्राम करने के लिए रुके। घोड़े से उतरकर पास के झरने से घोड़ों को पानी पिलाकर उसी बरगद के तने से दोनों को बांध दिया। दोनों भाई धनुष तीर लेकर कोमल टहनी पत्ते बिछाकर उस पर बैठ गए। कुछ देर बाद बड़े भाई को नींद लगी तो वहां सो गया। छोटा भाई उसी तरह बैठा रहा। आधी रात को पेड़ की टहनी पर बैठा एक तोता टेंटे कर चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर पास की बील में से एक सांप निकलकर तोते को खा जाने की धमकी देने लगा। सांप की धमकी सुनकर तोता बोला, अरे जो मुझे मारकर खा जाएगा वहां एक राजा होगा। तोते की बात सुनकर सांप भी बोला, मुझे भी जो मारकर खाएगा वहां जब दांत घिसेगा तो सोना निकलेगा। छोटा राजकुमार चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मौका देखकर धनुष तीर चढ़ाकर छोटे राजकुमार ने तोते को मारकर नीचे गिरा दिया। पक्षी को नीचे गिरते देखकर जैसे ही सांप उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा, राजकुमार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद दोनों को 2 अलग जगहों पर पकाया और तोते के मांस को अलग रखकर सांप के मांस को खुद खा गया। कुछ देर बाद सांप के जहर के कारण छोटा राजकुमार बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह बड़े भाई की नींद खुली। उठकर उसने देखा कि छोटे भाई ने कहीं से कुछ शिकार करके उसके लिए पका कर रख दिया है। इसलिए तालाब में नहा धोकर पकाया मांस खाकर बड़ा भाई छोटे भाई के उठने का इंतजार करने लगा। दोनों भाई जिस राज्य के जंगल में थे उस राज्य में कोई राजा नहीं था, इसलिए हाथी के सूंड में कलश रखकर उसे हर जगह घुमाया जा रहा था। उस दिन हाथी उसी जंगल की तरफ चलने लगा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बड़े भाई के सिर पर कलश का पानी डालकर सूंड से उसको प्रणाम किया। हाथी के पीछे पीछे उस राज्य के मंत्री, सेनापति, राजगुरु, नागरिक सभी चल रहे थे। बड़े भाई को सम्मान के साथ अपना राजा घोषित कर हाथी के पीठ पर उसे बिठाकर राजधानी ले गए। छोटे भाई की सुध लेने की किसे फुर्सत थी। इस घटना के 3-4 दिन बाद उसी पेड़ के पास से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बरगद के नीचे एक सुंदर किशोर बेहोश पड़ा है। पास जाकर उन्होंने जाना कि यह हालत किसी तेज जहरीले सांप के कारण हुई है। उनके मन में दया उपजी। झाड़ फूंक करके उसके जहर के असर को कम करने की कोशिश की और छोटे भाई के उठने तक साधु वहीं उसकी पहरेदारी करते रहे। ठीक 7 दिन 7 रात गुजर जाने के बाद जहर का असर खत्म हुआ। तब जाकर छोटा राजकुमार उठ बैठा। साधु ने उसे नहला धुला दिया, उसे स्वस्थ किया। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो अपने आसपास देखा, बड़ा भाई उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सन्यासी से विदा लेकर वह बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते एक शहर की सीमा पर पहुंचा। वहीं एक टूटे मकान में टहनी पत्तियों का बिस्तर लगाकर रहने लगा। हर दिन दांत घिसते समय 3 टुकड़ा सोना गिरता था। उसे ही बेचकर अपना पेट पालेगा, ऐसा उसने सोचा। उसने पहले 2-3 दिन का सोना इकट्ठा किया और राजधानी में कुछ लोगों को बेचने के लिए गया। 2-4 ने मना कर दिया। फिर एक महाजन उससे सोना खरीदने पर सहमत हुआ। छोटा भाई तब सोना ना बेचकर उसके पास गिरवी रखकर कुछ रुपया लेकर आया। उसी तरह हर दिन कुछ सोना उस महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ रुपया लेकर आया। उसी तरह हर दिन कुछ सोना उस महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ पैसा ले आता और उसी से उसका काम चल जाता। एक दिन बूढ़े महाजन और बुढ़िया ने सोचा, यह युवक तो हमें सोना बेच नहीं रहा है,
सिर्फ गिरवी रख रहा है, इसलिए इसे किसी तरीके से जान से मार दिया जाए। ऐसा सोचकर दूसरे दिन जब युवक सोना लेकर आएगा तो उसे जहर देकर मार देने का फैसला करके वे मिठाई पकवान बनाने लग गए। उसके दूसरे दिन छोटा भाई सोना लेकर महाजन के पास पहुंचा तो हर दिन से भी ज्यादा लाड़ दुलार दिखाकर उसे प्यार से घर के अंदर ले जाकर दिव्य आसन पर बिठाया। हर दिन उन्हें सोना देने के कारण उनके बीच एक तरह से मित्रता हो गई है। कहकर उसे कई तरह के पकवान मिठाई खाने के लिए दिए। उस मिठाई में जहर मिला था। छोटा भाई उनकी चालबाजी को ना समझ पाकर सारी मिठाई खा गया। मिठाई खाने के बाद उसे नशा हो गया। वहां से घबराकर लौटते हुए वह एक धर्मशाला में ठहरा। धर्मशाला के कुछ लोगों द्वारा 1-2 दिन सेवा टहल करने के बाद वह ठीक हुआ, पर जहर के ऊपर फिर जहर खाने के कारण अब और दांत घिसते समय सोना नहीं गिरा। तब उसने जो सोना गिरवी रखा था उसे वापस लेने के लिए उसी महाजन के पास गया। महाजन युवक को सशरीर वापस आता देखकर अवाक रह गया। उसने सोचा था कि जहर खाकर वह मर जाएगा और वह निश्चिंत होकर उसके सोने को अपने पास रख लेगा, पर यहाँ तो सब पलट गया। महाजन ने चालाकी से युवक को किसी और दिन आने को कहा। महाजन अब छोटे राजकुमार को किसी और उपाय से मारने की सोचने लगा। उसने घर के एक हिस्से में 15 हाथ का एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक पतली चद्दर ढक दी और धीरे से उस पर एक कुर्सी रख दी। अब की बार छोटा राजकुमार आएगा तो उसे उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहेगा और उसके बैठते ही गड्ढे में गिर जाने पर गड्ढे का मुंह लकड़ी के पट्टे से बंद करवा देगा। 2-3 दिन बाद छोटा राजकुमार आया। महाजन सादर उसे घर के अंदर ले गया। पहले से तैयार किए गए उस गड्ढे के ऊपर स्थित कुर्सी पर उसे बैठने के लिए कहा। जैसे ही छोटा राजकुमार उस कुर्सी पर बैठा वैसे ही गड्ढे में गिर गया। महाजन इसी मौके का फायदा उठाकर गड्ढे का मुंह ढककर निश्चिंत हो गया। 7 दिन के बाद महाजन ने ढक्कन खोलकर अंदर झांका तो देखा कि लड़का मरा नहीं है, बल्कि दमखम के साथ कुर्सी पर बैठा है। महाजन को देखा तो उसने कहा, महाजन, मुझे तुम बिना किसी दोष के ऐसे मारना चाहोगे तो नहीं मार पाओगे। यहां से मुझे ऊपर उठाओ, उसके बाद अपनी मौत कैसे होगी तुम्हें बताऊंगा। उसकी बात सुनकर सोने के लालच में वहां उसे ऊपर ले आया। उसके बाद छोटा राजकुमार बोला, महाजन भाई, अब मेरे लिए एक लड़की ठीक करो, फिर तुम्हारा बेटा बनकर उस लड़की से सबके सामने वेदी पर मैं विवाह करूंगा। उसके बाद सुहाग रात के दिन मुझे लेकर जाकर कुएं में डाल देना और अपने छोटे बेटे को सुहाग रात के कमरे में नववधू का पति बनाकर भेज देना। तभी जाकर तुम्हारे लंगड़े कुरूप लड़के को लड़की मिलेगी। मैं तुम्हारा इतना उपकार करने के बाद अपने आप ही मर जाऊंगा। लड़के की बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए उसी दिन से महाजन ने उसे अपना बेटा घोषित किया और हाट बाजार सब जगह अपने साथ लिए घूमने लगा। अपने असली लंगड़े बेटे को घर में छुपा कर रखा। कुछ दिन बाद उस मोहल्ले के एक और अमीर व्यक्ति की लड़की के साथ अपने लड़के का संबंध तय कर उसे बहू बनाकर लाने की बात सोचने लगा। खूबसूरत बहू चुनी है जानकर सभी खुश हुए। ठीक समय पर विवाह कार्य संपन्न हुआ। कई तरह के दान दहेज साथ में लेकर महाजन घर लौटा।
उस दिन बेटा बहू की सुहाग रात मनेगी। छोटा राजकुमार वधू के घर आ जाने के बाद खुद ही कुएं के अंदर चला गया। महाजन ने पहले की तरह गड्ढे का मुंह बंद करके कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। सुहाग रात की सारी तैयारियां करके अपने लंगड़े लड़के को वधू के पास भेजा। लंगड़े ने दरवाजा खोलकर अंदर वधू के पलंग पर जैसे ही बैठना चाहा, वधू ने उसे दुत्कारते हुए मारकर वहां से भगा दिया। लंगड़ा मुझे मार डाला, मुझे मार डाला चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गया। उसकी व्याकुल चीख पुकार को सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। महाजन बोला, देख रहे हो ना भाइयों, मैंने कामदेव की तरह सुंदर लड़के की शादी कराई थी और इस कुलक्षणी ने भी उसे लात घुसा मारकर कैसे लंगड़ा कर दिया। गांव वाले कहते भी क्या, सच बात जानने पर भी अमीर आदमी से क्या मुंह लगना। यह सोचकर सब अपने अपने घर लौट गए। उसके दूसरे दिन सारी बातें राजा को बताने का मन बनाकर महाजन बूढ़ा बुढ़िया अपने लंगड़े बेटे को साथ बैलगाड़ी में बैठाकर राज दरबार की तरफ चले। राजा से जाकर सारी बात कही तो राजा ने कहा वहां खुद जांच पड़ताल करेंगे। उस बीच नई बहू ने देखा कि एक कमरे में ताला लगा हुआ है और उसे ना खोलने के लिए महाजन ने सबको आदेश दे रखा है। कौतूहलवश नई वधू ने ताला खोलकर देखा कि वहां 15 हाथ गहरा एक गड्ढा है और उसका असली पति उसके अंदर बैठा है। बहू ने उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? छोटे राजकुमार ने एक एक करके सारी बातें बताई। राजा जब जांच करने आए तो उन्होंने यहाँ सब अतीत की सभी घटनाएं भी बताने के लिए नववधू से अनुरोध किया। वधू अपने पति को स्वादिष्ट भोजन परोसकर महाजन के परिवार के लौटने से पहले ही फिर से दरवाजा वैसे ही बंद करके अपने कमरे में बैठ गई। राजा ने सैन्य सामंत लेकर महाजन के घर के अंदर प्रवेश किया। महाजन राजा को वधू के पास ले गया। तब वधू ने सारी बातें सच सच राजा को बताई। छोटे राजकुमार ने उसे यह भी बता दिया था कि उसका बड़ा भाई इस देश का राजा बना है और यह बात जरूर राजा को बताने का निर्देश दिया था उसने। राजा ने वधू की सारी बात सुन लेने के बाद कौतूहलवश पूछा कि उसे इन सब बातों की जानकारी कैसे है। तब वधू बोली, इस महाजन ने घर के अंदर एक कुआं खोदकर सोने के लालच में एक राजकुमार को मारने की योजना बनाई है। उन्हीं से मेरी शादी भी हुई है, वही मेरे असली पति हैं। इतना कहकर राजा को उसी जगह पर ले गई। राजा ने देखा कि वह युवक कोई और नहीं, उसका अपना छोटा भाई है। वहां से उसका उद्धार करके ससम्मान राजमहल ले जाकर मंत्री के पद पर रखा और उस अपराधी महाजन को कठोर दंड के तहत राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया।